दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड एरियाज को दिया गया है। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार का विकास कृषि और कृषि संबंधी उद्योगों को बढ़ाकर ही किया जा सकता है और बिहार के 80% से अधिक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। बिहार का नगरीय जनसंख्या 11.3% है। शेष जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसके कारण बिहार के 50% से अधिक कार्यशील व्यक्ति कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है। इस स्थिति में बिहार में कृषि का विकास करना जरूरी है। इसी के लिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2 और कृषि रोड मैप 3 वर्तमान में कार्यरत है। दोस्तों, अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं और उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है वे सभी पॉइंट्स को देखते हैं। यह वीडियो जो होगा बीपीएससी और सीडीपीओ प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार मेंस एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से ही आंसर दिया जा सकता है या आंसर को इनरिच किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है चैप्टर 3 कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र अर्थात एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, वर्ष 2030 का सुस्थिर विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का विस्तार बिहार के लिए बहुत जरूरी है। इसका कारण यह है कि राज्य की आधे से अधिक श्रम शक्ति जीविका के लिए कृषि क्षेत्र में लगी है। राज्य सरकार कृषि की उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप के द्वारा कार्य कर रहा है। विभिन्न पहलकदमियों के फलस्वरूप वर्ष 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि वर्ष 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ है, जो कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार को बिहार के कृषि विभाग को दिया जाता है। कोविड-19 महामारी और बार बार लॉकडाउन होने के बावजूद बिहार में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन एवं मत्स्य खेत और जल कृषि शामिल होता है, जिसका विकास दर 2.1% है। तो यहाँ 2.1% बहुत इंपॉर्टेंस है कि कृषि तथा सहवर्ती क्षेत्र का विकास दर कितना रहा, तो 2.1%। वर्ष 19-20 में सकल शस्य क्षेत्र नेट सोन एरियाज 22.97 लाख हेक्टेयर और फसल सघनता 144% था। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2019-20 में नेट सोन एरिया कितना है बिहार में, तो 22.97 लाख हेक्टेयर, जबकि फसल सघनता कितना है 144%। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। साथ ही वर्ष 2020-21 में कुल उत्पादन कितना रहा, तो आपका 17.95 लाख टन। वर्ष 2020-21 में सिंचाई के विकास के लिए व्यय कितना, तो 2114.87 करोड़ रुपया था। हर खेत तक सिंचाई का पानी 7 निश्चय 2 का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो उस कार्य को भी पूरा करने के लिए इतना रुपया खर्च किया गया है। कितना, तो आपको 2114.87 करोड़ रुपया। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट चीज है।
एक आपका 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला और बिहार का कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का विकास दर 2.1% है। नेट सोन एरिया 22.97 लाख हेक्टेयर है, जबकि फसल सघनता कितना है तो 144% और 2020-21 में कुल उत्पादन 17.95 लाख टन है कृषि क्षेत्र में। इसका लक्ष्य राज्य में खेती की सारी जमीन को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम शुरू किया है। यह फसलों की उत्पादकता में सुधार और किसानों के मुनाफे की वृद्धि के लिए फायदेमंद साबित होगा। वर्ष 2019 से कृषि विभाग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर बड़ी डिजिटल पहलकदमियां शुरू की है। बिहार नामक नया मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जो अनेक जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेकित कर देता है। अभी इसका तौर तरीका सरकार के बीच काम का है, जिसका विस्तार आने वाले वर्षों में डिजिटल किसान सेवाओं के आरंभ के साथ सरकार से किसान के बीच किया जाना है। अब आगे आते हैं तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि 80% से अधिक आबादी जो है गांव में निवास करती है। देखिए 80% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है। तो देखिए अगर आप जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 11.3% जनसंख्या बिहार में नगरीय जनसंख्या है। तो रेस्ट जो जनसंख्या है वो कहाँ, तो वो आपका गांव में रहता है। लेकिन ये कब का है तो 2011 की जनगणना के अनुसार। और इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि 80% से अधिक आबादी गांव में रहती है। कृषि के अंदर और बाहर दोनों ही जगह रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण आमदनी खासकर गरीबों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में उच्च एवं टिकाऊ वृद्धि हासिल करना जरूरी है। तो इसके लिए कृषि को विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि रोड मैप के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, कृषि रोड मैप। तो कृषि रोड मैप जो है अभी वर्तमान में कृषि रोड मैप 3 कार्य कर रहा है, जिसका टाइमलाइन 2017 से 2022 तक है। और इस कृषि रोड मैप का मुख्य जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है, कृषि रोड मैप 3 का मुख्य गोल 2 है। एक आपका बिहार में द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाना और दूसरा जो गोल है कि बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देना। और इसके लिए जैविक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो गंगा नदी के दोनों तटीय क्षेत्रों में 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नीचे दिया गया भी है कि बिहार प्राकृतिक संसाधनों खासकर उपजाऊ मिट्टी और जल से संपन्न राज्य है। दोनों मिलकर विविधतापूर्ण फसल व्यवस्था को सहयोग देता है। गंगा नदी राज्य को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर बिहार को हिमालय से निकलने वाली नदियों से पानी मिलता है, जबकि दक्षिणी बिहार को प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों से पानी मिलता है। और इस तरह से इस क्षेत्र में कृषि का विकास किया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यह स्लाइड बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। इस स्लाइड में बिहार में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर दिया गया है 2016-17 से 2020-21। अब इसमें भी इस स्लाइड्स में बिहार में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 से 2020-21 के बीच का दिया गया है, जिसमें कृषि के सभी क्षेत्रों में अलग अलग में कितना विकास हो रहा है। तो देखिए कृषि वन एवं मत्स्य खेत प्रारंभ में वहां देखिए 2.1% दिया हुआ है वार्षिक चक्रवृद्धि दर में 2.1%। फसल का तो -2.7, वहां पशुधन 10%, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन आपका 1.3%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि 7.0%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कृषि क्षेत्र का और उसके सहवर्ती क्षेत्र का विकास कितना रहा, तो कितना आपका तो 2.1%। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में बिहार में
जो जीएसडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो देखिए वहां पर दिया गया है कि 19.0%। कृषि वन एवं मत्स्य पालन का योगदान 19.0% है, जिसमें फसल का 9.3%, आपका पशुधन का 6.6%, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का 1.5% और मत्स्य एवं जल कृषि का 1.7%। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कृषि बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है। तो कृषि का योगदान यहाँ पर बताया गया है 19.0%। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना योगदान है, तो 19.0% आपका 20-21 का वहां दिया गया है। और ये इसमें 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का अलग अलग भी दिया गया है। तो इसको ध्यान देना है और इसको आप नोट्स कर लीजिएगा कि 2020-21 में कृषि का और उसके सहवर्ती क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में 19.0% है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि राज्य में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की संरचना, जैसे कृषि को अगर 100% मान लेते हैं, यहाँ पर अगर कृषि को 100% हम मान लेते हैं, तो कृषि में अलग अलग क्षेत्र का कितना योगदान, फसल का कितना, पशुधन का कितना, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का कितना, मत्स्य एवं जल कृषि का कितना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 20-21 का देखते हैं तो फसल का योगदान 48.7%, आपका पशुधन का योगदान 34.7%, वानिकी एवं काष्ठ उत्पाद का योगदान 7.9%, जबकि मत्स्य एवं जल कृषि का योगदान 8.7% है। तो ये चीज हुआ। जबकि जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो 19% है। आगे बढ़ते हैं। यह स्लाइड भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए यह दिया गया है कि बिहार देश के पूर्वी क्षेत्र का समुद्र तट रहित राज्य है। ये तो सब लोग जानता है कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, जिसकी पूर्वी सीमा में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम सीमा में उत्तर प्रदेश से, उत्तर में नेपाल से और दक्षिण में झारखंड से लगती है। ये आपका बिहार का चौहद्दी दिया गया है कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राज्य वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो बिहार को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन, तो ये देखिए बिहार को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान। तो इतना ये तीनों आपको नोट्स कर लेना चाहिए और तीनों याद होना चाहिए कि कौन कौन सा बिहार को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया और कितना बांटा गया है। डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आएगा कि बिहार को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य में अक्सर सूखा एवं बाढ़, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार सूखे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 90% से अधिक जोत लघु और सीमांत प्रकृति की है और जनसंख्या घनत्व 1106। देखिए यहाँ 1106 जनसंख्या घनत्व बताया है प्रति वर्ग किलोमीटर, जिससे कि कृषि पर बोझ अधिक है, अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर ये स्लाइड्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है कि बिहार में नेट सोन एरिया कितना है। तो हमने ऊपर में बताया था एरिया कि कितना एरिया है, यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है कि बिहार में भूमि पैटर्न। तो देखिए नेट सोन एरिया, शुद्ध बुआई क्षेत्र, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 54.2%। बिहार में नेट सोन एरिया 50% से अधिक है। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में नेट सोन एरिया कितने प्रतिशत है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में नेट सोन एरिया 60% से कम है। तो दोनों का आंसर एक ही
एक ही है कि बिहार में 54.2%, अर्थात कितना है तो 54.2%, और 60% से कम किस राज्य में है तो बिहार में। अब इसको ये सब नहीं ध्यान देना है कि वन का तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पर, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग वन मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इस स्लाइड से सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको नेट सोन एरिया कितना है, तो नेट सोन एरिया आपका 54.2% है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिहार में वर्ष 2019-20 में बक्सर में 85.2% और भोजपुर में 81.3%, नीवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक है। तो ये दोनों आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपका बक्सर में दिया है 2019-20 में कि सबसे अधिक नेट जोन एरिया 85.1% और भोजपुर में 81.3%। दोस्तों बीपीएससी में कोई भी डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए जितने भी डाटा है एक बार आपको कम से कम दिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आप एक अनुमान से भी बना सकते हैं, पहले से सुने हुए होता। सबसे अधिक नेट जोन एरियाज बक्सर जिला में, दूसरा सबसे अधिक नेट जोन एरियाज कहाँ तो आपका भोजपुर जिला में। सकल क्षेत्र में नीवल बुआई क्षेत्र से भाग देने पर फसल सघनता प्राप्त किया जाता है, और सबसे अधिक फसल सघनता किस जिला में तो आपका शिवहर जिला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम आपको बताए थे कि सबसे कितना प्रतिशत है तो 144% है, तो 144% आपका शस्य गहनता बिहार का है। लेकिन सबसे अधिक शस्य गहनता किसका है तो सबसे अधिक शस्य गहनता शिवहर जिला का है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा बिहार का जिला है। 191%, मतलब 191% शिवहर में शस्य गहनता है सबसे अधिक, और ये बिहार का शस्य गहनता है, बिहार का शस्य गहनता। जबकि बिहार में नेट जोन एरिया अभी हमने बात किया कि 53% के करीब है, और सबसे अधिक नेट जोन एरिया बक्सर जिला में और दूसरा सबसे अधिक भोजपुर जिला में है। यहां पर ध्यान देना है कि सबसे कम फसल गहनता आपका गया जिला में है, सबसे अधिक शिवहर, सबसे कम गया जिला में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में जोतों का पैटर्न, तो जोतों का पैटर्न देखते हैं तो बिहार में जोतों का औसत आकार कितना है तो 15-16 के अकॉर्डिंग बिहार में जोतों का आकार आपका 0.39 हेक्टेयर था। यहां देखिए ये दिया गया है 0.39 हेक्टेयर कि बिहार में वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर था। गणना के वर्षों में हर श्रेणी की जोतों के लिए कार्यशील जोतों का औसत आकार लगभग समान रहा है। वही कुल कृषि क्षेत्र 2010-11 में 63.9 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 15-16 में 64.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो जोतों का औसत आकार हम लोग नीचे देखेंगे कि अलग अलग कौन कौन सा टाइप्स का जोत है भारत और बिहार में। यह स्लाइड्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। बिहार और भारत में कृषि क्षेत्र का औसत आकार दिया गया है 2010-11 से 15-16 तक। अब यही लेटेस्ट डाटा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो सबसे पहले जोतों का आकार कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहत। तो सीमांत में कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा कि सीमांत के अंतर्गत क्या डेफिनेशन दिया गया है तो 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर तक के जोत वाले किसान को लघु, और 2 से 4 हेक्टेयर वाले को अर्ध मध्यम, और ये मध्यम आपका 4 से 10, और बृहत तो 10 हेक्टेयर से अधिक। इस तरह का क्वेश्चन 63 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। आप कृषि के विकास में भी इस डिफिनेशन को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो बिहार में सीमांत में कितना तो 1 हेक्टेयर से कम,
अब चूंकि जो डिफिनेशन बिहार के अकॉर्डिंग है वही डिफिनेशन भारत के अकॉर्डिंग भी है, तो आपको सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद के बारे में जानकारी होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए कि सभी का आकार कितना, तो सभी का औसत आकार उधर दिया गया है तो 0.39। तो हमने बोला ही कि बिहार में औसत जोत का आकार कितना है, तो 0.39 हेक्टेयर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये फसल क्षेत्र दिया गया है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। समृद्ध जैव विविधता और कृषि जलवायु क्षेत्रों के कारण बिहार विविधतापूर्ण फसल पैटर्न अपनाने में सक्षम है। मुख्य कृषिगत फसलें धान, गेहूं, जूट, मक्का, ईख और तिलहन 3 कृषि मौसमों में उपजाए जाते हैं, खरीफ, रबी और गर्मा या जायद। देखिए हम लोग भारत के अकॉर्डिंग फसलों का विभाजन देखते हैं बुआई के आधार पर, तो रबी, खरीफ, जायदा हम लोग बोलते हैं। यहाँ भी क्या है, रबी है, खरीफ है, जायदा को गर्मा भी बिहार में कहा जाता है। और इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका अनाज वाली फसलों का 80% हिस्सा है, जबकि दलहनी फसलों के लिए 6.6% और ईख के लिए 3.3%। तो ये आपको ध्यान देना है कि कुल शस्य क्षेत्र का अनाज वाली फसलों का 85%, जिसके बाद दलहनी फसलों का 6.6, गन्ना के लिए 3.3% क्षेत्र है। राज्य के सकल शस्य क्षेत्र में 2020-21 में अनाज और दलहन को मिलाकर खाद्यान्नों का लगभग 95% है। यह देखते हुए कि पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने और मृदा संरक्षण में दलहनी फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार धान के बाद प्रति खेतों में दलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए धान के बाद प्रति खेतों का लक्ष्यीकरण योजना पर फोकस कर रही है। अब ये बात ध्यान देना है कि बिहार सरकार एक कौन सी योजना धान के बाद प्रति खेतों का लक्ष्यीकरण योजना पर फोकस कर रही है बिहार सरकार। तो ये भी बात को ध्यान देना है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार रुझान। तो सबसे पहले चावल पर आते हैं। तो चावल क्या है, चावल एक खरीफ फसल है। पहले तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि चावल क्या है, तो खरीफ मौसम में उपजाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है और बिहार में प्रमुख खाद्यान्न है। अगर उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए, रोहतास सबसे बड़ा चावल का उत्पादक जिला है। राज्य में तो आपका सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल जाएगा, लेकिन यहाँ हमको जिला देखना है। तो सबसे बड़ा फसल उत्पादक में, चावल फसल उत्पादक में रोहतास नंबर 1 है और औरंगाबाद नंबर 2 है। ये दोनों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण नंबर 3 है। लेकिन राज्य में कुल चावल उत्पादन में 30.2% हिस्सा था। अगर हम उत्पादकता पर विचार करें तो सबसे अधिक उत्पादकता किसका है, पश्चिम चंपारण जिला का, और दूसरा आपका है रोहतास जिला का। तो चावल से रिलेटेड कौन कौन सा तथ्य आपको ध्यान देना है, तो बिहार में जो चावल है वह क्या है, खरीफ फसल है। भारत में भी खरीफ फसल ही है। चावल के लिए सबसे उन्नत मिट्टी दोमट मिट्टी है और बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि सबसे अधिक रोहतास जिला में, लेकिन उत्पादकता वाला सबसे महत्वपूर्ण बड़ा जो जिला है वह पश्चिम चंपारण जिला है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान देना है। उत्पादकता में रोहतास जो है वह सेकेंड नंबर का है। इस स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह चावल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, वो सारा इंफॉर्मेशन इस स्लाइड्स में है। अब हम लोग गेहूं पर आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जैसे जैसे दिया है हुआ है उसी तरह से हम लोग देखते हैं। तो गेहूं, तो देखिए गेहूं के बारे में बताता है कि गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बेगूसराय
नंबर 1 सारण, नंबर 2 रोहतास, नंबर 3 वही उत्पादन के मामले में रोहतास नंबर 1। तो ध्यान दीजिएगा कि गेहूं में भी सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वह आपका कौन सा जिला है? रोहतास जिला। बिहार में चावल और गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला रोहतास जिला है, लेकिन गेहूं का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला जो है वह बेगूसराय जिला है। दोस्तों अब हम लोग अगले फसल मक्का पर आते हैं। तो मक्का एक रबी या गर्मा फसल है और बिहार में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कटिहार जिले में होता है। यहाँ देखिए ऑलरेडी घेरा हुआ है कि सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस जिला में? कटिहार जिला में होता है। लेकिन मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ है? तो उत्पादकता अररिया जिला में है। ये आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक उत्पादकता अररिया जिला में है। सर्वाधिक 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अररिया जिला में है। तो इस तरह से मक्का के बारे में देखें। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे यहाँ क्या है? दलहन है। तो दलहन में देखिए बिहार में सबसे अधिक दलहन उत्पादक जो जिला है वह कौन सा जिला? तो वह आपका पटना जिला में है। सबसे अधिक दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला पटना जिला है, दूसरा नालंदा है, तीसरा औरंगाबाद है। लेकिन हमको याद रखना है सिर्फ पटना जिला कि पटना जिला में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता पर बात आती है तो सर्वाधिक उत्पादकता दलहन का जो है 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जहानाबाद में दर्ज की गई है। तो दलहन का सबसे अधिक उत्पादकता जहानाबाद जिला में, जबकि दलहन का सबसे अधिक उत्पादन पटना जिला में होता है। और दलहन क्या है? तो दलहन एक रबी फसल है, ये भी बात आपको ध्यान देना होगा। अब आगे आते हैं। यहाँ देखिए आपको ईख दिया हुआ है। ईख, तो ईख क्या है? तो ईख एक खरीफ फसल है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ईख एक खरीफ फसल है और बिहार में सबसे अधिक ईख का उत्पादन जो होता है वह आपका पश्चिमी चंपारण जिला में होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये दिया गया है कि सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण जिला में। लेकिन उत्पादकता कहाँ? तो उत्पादन और उत्पादकता ये दोनों चीज हमको देखना है। तो यहाँ पर राज्य में कुल गन्ना का उत्पादन 108.55 लाख टन है और ईख के मामले में सबसे अधिक उत्पादन तो पश्चिम चंपारण, उत्पादन तो सबसे अधिक पश्चिम चंपारण है जिसके 58.02 लाख टन उत्पादन और 2020-21 में राज्य के कुल उत्पादन में 53.4% का योगदान रहा है। लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादकता है वह उत्पादकता आपका चीनी मिल वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पादकता इतना दर्ज किया गया है 52.55 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान दीजिएगा ईख पर। तो ईख के बारे में आते हैं। तो ईख का भारत में सबसे अधिक उत्पादन ईख का जो होता है वह आपका उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में सबसे अधिक ईख का उत्पादन पश्चिम चंपारण जिला में होता है। कुल गन्ना उत्पादन कितना तक? कुल गन्ना उत्पादन 108.55 लाख टन था और सबसे अधिक उत्पादक करने वाला जिला पश्चिम चंपारण है। जिसके बाद जो है अन्य जो जिले हैं उसमें आपका गोपालगंज जिला और पूर्वी चंपारण जिला है। तो यहाँ ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण ईख के लिए प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आगे आते हैं। तो आगे आपका बागवानी दिया गया है। तो बिहार में कृषि के विकास को बागवानी क्षेत्र से भी बल मिलता है जिसमें फल, सब्जियां एवं फूल शामिल है। हाल के वर्षों में अपनी बढ़ती मांग के साथ बागवानी क्षेत्र लोकप्रिय हुआ है। राज्य सरकार ने जल्द खराब होने वाले उत्पादों के लिए भंडारण सुविधाओं के निर्माण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के जरिए बागवानी में उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। अब यहाँ पर फल, तब फल में देखिए 9 प्रमुख फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के रुझान
यहाँ पर दिया गया है और 2020-21 में कुल 3.7 लाख हेक्टेयर पर उपजे फलों का कुल उत्पादन 50.02 लाख टन है। अब आगे देखिए, तो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रमुख फल है वो सभी का यहाँ लिस्ट दिया गया है कि बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता। तो ये आम, अमरूद, लीची, केला, अनारस, पपीता, आंवला, तरबूज, खरबूज और अन्य फल। तो ये आपको उतना अधिक इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि किसका किधर उत्पादन होता है, ये ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये दिया गया है कि वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास थे। वहीं वर्ष 2020-21 में आम के उत्पादन में दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर टॉप मोस्ट जिला था और लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर टॉप है। तो यहाँ 3 फलों को उत्पादक के टॉप मोस्ट जिला के बारे में आपको ध्यान देना है, आम, अमरूद और लीची। तो लीची को तो सब लोग जानता है कि लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन है, तो मुजफ्फरपुर। जहां तक अमरूद की बात की जाए तो अमरूद उत्पादक जिले में नालंदा जिला, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि नालंदा जिला टॉप मोस्ट पर है। और वहीं पर आम उत्पादन के लिए दरभंगा, तो आपको आम दरभंगा, अमरूद नालंदा और लीची मुजफ्फरपुर याद कर लेना है या कॉपी पर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो कृषि रोड मैप 3 के बारे में भी दिया गया है। तो कृषि रोड मैप 3 के माध्यम से हमने बतलाया ही है कि जैविक खेती का विकास करना है और बिहार में द्वितीय हरित क्रांति को सफल बनाना है। एक कृषि रोड मैप 3 का मुख्य लक्ष्य है और कृषि रोड मैप 3 का टाइमलाइन जो है वह आपका 2017 से 2022 तक है। पीटी में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि रोड मैप 3 का टाइमलाइन क्या है, तो 2017 से 22। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे कुछ सब्जी का दिया गया है कि आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन। तो ये सब बिहार के प्रमुख सब्जी है जो सब्जी के लिए क्षेत्रफल और उत्पादन दिया गया है। तो देखिए, क्षेत्रफल भी दिया गया है, उत्पादन भी दिया गया है प्रमुख सब्जियों का वर्ष 2018-19 का, 19-20 का, 20-21 का। इस स्लाइड्स को आप आराम से देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 4 महत्वपूर्ण सब्जी कौन कौन सा, तो आपका आलू, प्याज, गोभी, बैगन। तो ध्यान से देखिएगा कि आलू के उत्पादन में पटना, नालंदा, समस्तीपुर शीर्ष जिले हैं। ये यहाँ पर देखिए, आलू के उत्पादन में पटना, नालंदा और समस्तीपुर शीर्ष जिले हैं। अर्थात आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका पटना जिला है। और प्याज, तो प्याज के मामले में शीर्ष जिला नालंदा जिला है। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ, तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन नालंदा जिला में होता है। उसी तरह से गोभी के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक जिला वैशाली जिला है। और तो ये आपका आलू, प्याज, गोभी के बारे में हमने बतलाया कि सबसे बड़ा जिला कौन कौन सा है। अब आगे आते हैं फूल के लिए। तो फूल का भी दिया हुआ है कि फूलों की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार आने तथा आमदनी बढ़ने की संभावना है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिनका किसानों में 90% से भी अधिक हिस्सा है। गुलाब, गेंदा, चमेली जैसे फूलों की खेती से राज्य में फायदा हुआ है। और ये जो आपका है कि वर्ष 2020-21 में राज्य में फूलों की कुल उत्पादकता 1.21 हजार हेक्टेयर में खेती हुई है और फूलों की जो कुल खेती हुई है वह 1.21 हजार हेक्टेयर में हुई है और कुल उत्पादन जो है वह आपका 11.14 हजार टन है। तो फूल में आपको कितना ध्यान रखना है, तो फूल में मात्र 2 मैटर ध्यान देना है कि इतना एरियाज में फूल की खेती हुई है 1.21 हजार हेक्टेयर में और कुल उत्पादन कितना, तो 11.14 हजार टन उत्पादन हुआ है।
फूलों की खेती के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी पौधाशालाओं को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराई है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां से कृषि विभाग की महत्वपूर्ण पहल कदमियां दिया हुआ है, जिसे आप मेंस के एग्जाम में कृषि के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है? कृषि रोड मैप। तो कृषि रोड मैप 3, तो कृषि रोड मैप 3 में हमने बतलाया ही कि क्या करना है कि आपका सतत कृषि का विकास करना है। इसके लिए द्वितीय हरित क्रांति को और बिहार में जैविक कृषि को विकास करना है। बीज क्षेत्र की पहल कदमियां, तो बीज आधुनिक कृषि में सबसे महत्वपूर्ण लागत सामग्री है। कृषि रोड मैप कार्यक्रम फसलों के अधिक उपज देने वाले अच्छे बीजों को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो यहाँ ध्यान देने है कि कृषि रोड मैप 1 में यही मेन टारगेट रखा गया था कि किसानों को उत्तम किस्म के बीजों को उपलब्ध कराना। अब देखिए जैविक खेती। तो जैविक खेती बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि आपका तृतीय कृषि रोड मैप का गोल भी एक है। तो जैविक कृषि रोड मैप में आपको यहाँ ध्यान देना है कि बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का राज्य सरकार 13 जिलों की एक जैविक पट्टी विकसित कर रही है। अभी तक 188 कृषक उत्पादक संगठन गठित हो चुके हैं। 17,000 एकड़ से अधिक फसल क्षेत्र को जैविक C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार ने जैविक उत्पादन में लगे किसानों को बढ़ चढ़ कर सहायता देने के लिए जैविक मिशन की स्थापना की है। सरकार ने सहभागी गारंटी आधारित प्रमाणन भी शुरू किया है। तो आपको जैविक कृषि भी ऑर्गेनिक पट्टी भी ध्यान होना चाहिए, और यह भी ध्यान होना चाहिए कि बिहार के कितने जिलों में, तो 13 जिलों में। पीटी में यह क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे है बागवानी विकास संबंधित पहल कदमियां। माने बागवानी विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे आप इस स्लाइड्स को देख लेंगे। अब कृषि अनुसंधान और शिक्षा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में राज्य सरकार ने 2021 में 3 नए कृषि महाविद्यालयों की स्वीकृति दी है। कृषि अभियंत्रण का नया महाविद्यालय आरा में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन का नया महाविद्यालय पटना में, और कृषि जैव प्रौद्योगिकी का नया महाविद्यालय सबौर में स्थापित किया जाएगा। ये महाविद्यालय कृषि विज्ञान के इन अग्रिम क्षेत्रों में योग्य जनशक्ति उपलब्ध कराएंगे, मतलब योग्य ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराएंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने नई कृषि प्रौद्योगिकियों मीन्स टेक्नोलॉजी के जरिए जनजातीय किसानों की आजीविका संबंधी सुरक्षा पर आधारित नई फिल्म बनाई है। इस फिल्म उम्मीद को 2021 के राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए कि एक सिनेमा बनाया गया है उम्मीद, जिसे राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पीटी एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि उम्मीद एक नया फिल्म बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। अब फसल अवशिष्ट प्रबंधन। तो हम लोग जानते हैं कि फसलों को खेतों में जलाने से प्रदूषण होता है, उसके लिए कदम उठाया गया है कि कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए। डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि प्रसार का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, किसान चौपाल भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये सारा चीज इसको आप देख लीजिएगा। अब कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि राज्य सरकार ने 2006 में तत्कालीन कृषि उत्पाद बाजार समिति APMC एक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट को बिहार में समाप्त कर दिया था, और विद्यमान बाजार प्रांगणों को सरकारी बाजारों के बेहतर चलाया जाता है, जहां कोई बाजार शुल्क नहीं लगता है। अब आने वाला समय में बिहार को भी कृषि विपणन के माध्यम से और बिहार को कृषि मार्केट में डिजिटल मार्केट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आगे है जलवायु अनुकूल कृषि।
जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होते जा रहा है उसी तरह से कृषि को भी बदलने का कोशिश किया जा रहा है। अब मत्स्य पालन से रिलेटेड पशुपालन, मछली पालन और अन्य उत्पाद क्षेत्र है। देखिए, पशुपालन और मत्स्य पालन ग्रामीण आबादी के लिए जीविका, खाद्य सुरक्षा और आमदनी संबंधी जो लाभ देता है, उसके कारण वह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। वस्तुतः पशुधन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उप क्षेत्र है, जो क्रमशः 10% और 7% से बढ़ा है। साथ ही गत 5 वर्षों के दौरान कृषि जनित सकल राजकीय मूल्यवर्धन में उनका औसत हिस्सा क्रमशः 30% और 8% रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। मछली, अब पशुधन, मत्स्य और डेयरी, तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है कि कितने कितने बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पाद है, कि दूध का कितना उत्पादन हो रहा है, अंडा का कितना उत्पादन हो रहा है, ऊन का कितना उत्पादन हो रहा है, और मांस का कितना उत्पादन और मछली का कितना उत्पादन। तो इस स्लाइड्स को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूध में आपका दे रहा है कितना, तो 115.01, अंडा में 301, अब ये करोड़ में है, ये लाख टन में है। ऊन 1.70 लाख किलोग्राम और मांस 3.85 लाख टन और मछली 6.83 लाख टन उत्पादन किया जा रहा है। और नीचे सबका वृद्धि दर भी दिया गया है। तो इस स्लाइड्स को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस स्लाइड्स में बिहार में दूध उत्पादन के रुझान को दर्शाया गया है कि दूध उत्पादन में वृद्धि दर कैसे कैसे है। देखिए, ये आपका 2016, 17, 18, 19, 20 और 20-21 में दूध का उत्पादन दर्शा रहा है कि कितना दूध का उत्पादन लाख टन में। अब वो ये जो रेड कलर में है वह साल दर साल वृद्धि दर दर्शा रहा है। तो अभी देखिए दूध का उत्पादन जो हो रहा है वो आपका 120 लाख मिलियन टन से कम है। लगभग हम कह सकते हैं कि 118 के करीब है, 118 लाख मिलियन टन के करीब है दूध का उत्पादन। और दूध उत्पादन में वृद्धि दर देखिए आपका कहा जाए कि 9% के करीब है। अब ये ध्यान देना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रोत्साहन योजनाएं हैं। नंबर 1 योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी उपलब्ध चौर क्षेत्रों को मछली आधारित समेकित जल कृषि प्रणाली में विकसित करना है। चौर की जमीनों को मछली उत्पादन के लिए तालाबों के निर्माण के जरिए विकसित करने के साथ साथ कृषि बागवानी और कृषि वानिकी के साथ समेकित किया जाएगा। मतलब क्या, जितने छोटे छोटे चौर ये सब है उसमें मछली उत्पादन के विकास के लिए विकास को बढ़ावा देना है। नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम, इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है चिन्हित नदियों से प्रजनक मछलियां इकट्ठा करना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इकट्ठा की गई मछलियों का कृत्रिम प्रजनन कराना। दूसरा है कृत्रिम रूप से विकसित अंडों को जीरो में और जीरो को अंगुलिकाओं में बदलना। ये आपका ए सेकेंड का होगा। इसी का ये है नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम के जरिए चिन्हित नदियों में अंगुलिकाओं को पालन। और चौथा है राज्य की चिन्हित नदी में शुद्ध जर्म प्लाज्मा को पुनः स्थापित करना। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तो केंद्र की योजना है। मछली फसल बीमा योजना, अब मछली का भी नुकसान बहुत अधिक होता है, जोखिम अधिक है, इसलिए मछली फसल बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब कृषि लागत सामग्री, तो कृषि लागत सामग्री में सबसे नंबर 1 है आपका बीज है, उसके बाद आपका कृषि यंत्र है, उर्वरक है, कृषि यंत्र, उर्वरक, बीज, आपका ये सारा चीज यहाँ ए कृषि यंत्र में कंबाइन हार्वेस्टर, जीरो टिलेज, पंप सेट, टावर टेलर, ये सब दिया गया है। थ्रेशर, अब बिजली, तब बिजली के में तो सब्सिडी भी दिया जा रहा है कृषि के लिए। कृषि के लिए बिजली में जो सब्सिडी दिया गया है, यहाँ ऑलरेडी बताया गया है कि बिजली के उपयोग का रुझान देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ बताया गया है। साथ ही
कृषि ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। तो ये सब आपका मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा। अब जैसे केंद्र सरकार का योजना था किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसी तरह से कृषि कार्य करने के लिए बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरण सर्वाधिक जरूरी है। लेकिन ऐसी आधुनिक कृषि लागत सामग्रियां पर्याप्त ऋण सहायता के बिना बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। ऋण की जरूरत पूरी करने के लिए बैंकों और सहकारी समितियों से मिलने वाले औपचारिक ऋण का खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए महाजनों से महंगा उधार लेना कम करने पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से ये कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है आपको। राजकीय सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है, इन बैंकों के माध्यम से ये आपको आपूर्ति कराया जा रहा है। अब सब्जी उत्पादकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, तो सब्जी उत्पादकों के लिए एक अलग किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही जा रही है। ये देखिए यहाँ कृषि में बिजली सब्सिडी दिखाया गया है कि कृषि के क्षेत्र में बिजली सब्सिडी कितना दिया जा रहा है। तो विद्युत सब्सिडी का वितरण वर्ष 2020-21 में 615.67 करोड़ रुपया विद्युत सब्सिडी दिया गया है कृषि के क्षेत्र में। अब भंडारण से रिलेटेड है, तो भंडारण और भंडार गृह, तो कृषि उत्पाद को भंडारित करने के लिए भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 1962 में स्थापना के समय से ही बिहार राज्य भंडारण निगम कृषि उत्पादों, बीजों, खाद उर्वरक आदि के भंडारण के लिए गोदाम उपलब्ध करा रहा है। बाद में 1996 में इसे राजकीय भंडारण अभिकरण की मान्यता दी गई। इस खंड में बिहार में 2017-18 से 21-22 तक भंडार गृहों की स्थिति पर चर्चा की गई है, जिसे नीचे के तालिका में अब हम लोग देखते हैं। ये आपका उपलब्ध वार्षिक क्षमता है भंडारण में, आपका प्रयुक्त वार्षिक क्षमता है, क्षमता के उपयोग का प्रतिशत है। इस स्लाइड्स को आप लोग देख लीजिएगा, ये मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको काम देगा। अब भंडारण में यहाँ दिखाया गया कि भारतीय खाद्य निगम का कितना योगदान है, उर्वरक का कितना, व्यापारिक और अन्य कार्य के लिए कितना उपयोग का प्रतिशत दिखाया गया है। बिहार में भंडारण क्षमता का जमाकर्ता वार उपयोग, ये चीज है। अब मेन आते हैं सिंचाई पर, तो ध्यान दीजिएगा कृषि के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। बिना सिंचाई के कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये कृषि में सिंचाई, तो बिहार में सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, अब यहाँ आपको ये सार्वजनिक व्यय का हिस्सा, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, तो देखिए 2020-21 में आपका राजस्व व्यय 7.4% है, जबकि पूंजीगत व्यय जो है वह 92.6% है। अब सिंचाई में कौन कौन सा प्रमुख स्रोत है बिहार में सिंचाई के लिए, तो ये देखिए इस स्लाइड्स को आप ध्यान से देखिए। बिहार में बिहार में स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्र 2015-16 से 19-20, तो देखिए यहाँ दर्शा रहा है कि सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होता है बिहार में, दूसरा सबसे अधिक नहर से, तीसरा सबसे अधिक अन्य स्रोत से, और सबसे कम बिहार में जो सिंचाई होता है तालाब से। तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई का साधन कौन सा है या बिहार में सबसे कम सिंचाई का साधन कौन सा है। तो सबसे कम जो सिंचाई का साधन है वह तालाब है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो इसको ध्यान देना है। अब बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति, तो बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति, तो आपको सिंचाई क्षमता का प्रकार बृहद एवं मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। अब आपको यहाँ देखना है कि 20-21 में क्या दिखाता है, तो सृजित क्षमता दिखाया गया है और प्रयुक्त क्षमता दिखाया गया है। तो इसको आपको ध्यान करना होगा कि सृजित क्षमता कितना है। योगफल में देखिए कि सृजित क्षमता कितना आपका है, 81.91 लाख हेक्टेयर और क्षेत्र है, और कितना प्रयुक्त होता है 68.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। दोस्तों यह वीडियो बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में सभी स्टेज के लिए महत्वपूर्ण है,
दोस्तों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक एवं अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।